नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं एक देश और एक चुनाव की। और ये मुद्दा इसलिए ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि अचानक से सरकार ने ये कहा है कि सारे मुद्दे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अचानक से वो केवल और केवल एक देश और एक चुनाव की बात करना चाहते हैं। वैसे तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, इसके पहले भी कई बार बात हो चुकी है। 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो उसके बाद लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई, फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद नीति आयोग ने भी इस पर बात किया। लेकिन इस समय जब आम चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है और देश में इससे भी ज्यादा सीरियस मुद्दे हैं, अदानी का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इतने सारे मुद्दे जब मौजूद हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही लोगों को चाहिए, तो अचानक से एक देश और एक चुनाव का नैरेटिव सरकार ने बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो ऐसा लगता था कि सरकार गंभीर ही नहीं है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे और संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो अगर सरकार चाहती वाकई में तो ये बदलाव पहले भी कर सकती थी। लेकिन अचानक से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें केवल और केवल एक ही विपक्ष का व्यक्ति था और वो थे अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे। बाकी जैसे हरीश साल्वे, गुलाम नबी आजाद और भी तमाम लोग हैं। उसमें 8 सदस्यों की ये कमेटी है। लेकिन जो अभी हालात है, जो कल ये 8 सदस्यों की कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया है कि वो इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया है उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है कि देश के लिए एक देश और एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने मना कर दिया है, अब वो इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। यानी कि अभी जो कमेटी है उसमें केवल और केवल सरकार के चुने हुए लोग हैं, विपक्ष का कोई भी नुमाइंदा उसमें नहीं है। जबकि आपने देखा है कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है और विपक्ष की आवाज राज्यसभा में भी नजर आती है, लोकसभा में भी नजर आती है। तो एक इतने बड़े फैसले को लेकर क्या विपक्ष को इस तरीके से नजरअंदाज करके मोदी जी देश के अंदर एक इतना बड़ा फैसला ले लेंगे? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय देश के पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं। कुरैशी साहब का बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या क्या होंगे जिसके बाद कि ये एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट संभव हो पाएगा। वो कौन कौन से लीगल चैलेंजेस हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, उसके बाद फिर आई गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। जी। आपने ये बहुत ठीक सवाल किया कि कमेटी बनी है, कमेटी क्या सॉल्यूशन ढूंढ के लाएगी। ये तो कौन क्या जादू उनके पास होगा हमें नहीं मालूम। बेसिकली तो लॉ कमीशन ने 2018 में इसको एग्जामिन किया था और ये अंडरलाइन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी और कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने लिखा था जस्टिस चौहान के कमीशन ने, लॉ कमीशन ने, कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, 172, 174 और 356, ये तो 5 तो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज होंगी। फिर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड रूल ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड विधानसभा। ये हाँ हाँ, अब ठीक है, रूल चेंज करना तो आसान काम है। लॉ में भी अमेंडमेंट कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मेजर चीजें हैं। तो और उसके बाद उन्होंने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो मैं पढ़ के जरूर सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा फर्दर दीज अमेंडमेंट आर अमेनेबल टू लीगल चैलेंजेस in accordance with the doctrine of basic structure of the constitution enshrined in the famous केशवनाथ भारती judgment of 1973। अब ये कमेटी कितनी भी हाई पावर्ड कमेटी हो तो लेकिन अदालत में तो कैसे ये जाएगा ही जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ये अमेंडमेंट करने की कोशिश हो ये भी चैलेंज होगी सिर्फ इस बिना पे कि ये बहुत हाई पावर्ड है, उन्होंने कहा है तो चलो मानते हैं, ये तो होने वाला नहीं, लीगल चैलेंज होगा। बल्कि मुझे तो हैरानी ये है और दुख है कि इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को कमेटी का चेयरमैन बनाने का मतलब, कमेटी का क्या मतलब होगा, ये कमेटी जब रिपोर्ट देगी तो लॉ मिनिस्ट्री का अंडर सेक्रेटरी पहले इसको एग्जामिन करेगा। अरे यार ये क्या चीज हो रही है ये कि यानी 2 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। कुरैशी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एक पूर्व राष्ट्रपति को एक किसी कमिटी का अध्यक्ष कैसे बना सकती है, लेकिन ये काम मोदी सरकार ने किया है। तो इसको क्या कहेंगे सर? अगर पूर्व राष्ट्रपति को एक कमिटी का अध्यक्ष बनाकर खड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? अगर पॉलिटिकली इसको अगर देखा जाए तो। नहीं, ये उन्होंने ये सोचा होगा कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जी इतना इम्पोर्टेंट आदमी पूर्व राष्ट्रपति और सब लोग उनके लाइन में आगे आके खड़े हो जाएंगे। ये बड़े गलत है। और उपराष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति का ये तरह का इस्तेमाल मैं तो समझता बड़ा अनुचित है। और क्या थिंकिंग थी ये तो कोई सरकार से ही पूछे। लेकिन मुझे तो इसे ये देख के बड़ा अफसोस और दुख हुआ, हैरानी नहीं तो छोड़िए, दुख हुआ कि ये क्या हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया है। क्योंकि कमेटियां तो सैकड़ों बनती हैं और कमेटी का क्या हशर होता है। कमेटी की रिपोर्ट लॉ मिनिस्टर में जाएगी, व्हाई द इवन अंडर सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर सबसे पहले नोट लिखेगा इसके ऊपर, चाहे वो नोट उसको पहले से बताया हो, लेकिन नोट तो आपने कहा, कुरैशी साहब आपने कहा कि रामनाथ कोविंद ने इसको एक्सेप्ट कैसे किया, वो भी बड़े अचंभे की बात है। वो मना भी कर सकते थे, ठुकरा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसका क्या मतलब है? क्या उन पर ये चीज इम्पोज की गई है? नहीं, एग्जैक्टली वो शरीफ, बहुत भले शरीफ आदमी है, उनको ये कहा उन्होंने इस पे इसको ठुकराना चाहिए था। लेकिन चलिए वो उनके मर्जी है, क्या उन्होंने सोचा नहीं सोचा वो हम उस स्पेकुलेशन के उसमें क्यों जाएं। तो बहरहाल ये एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है। ये हाई पावर्ड कमेटी पिछले 8 साल से, जैसे आपने कहा कि ये इस पे डिबेट चल ही रही थी और प्रधानमंत्री ने, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि मैं इस पे नेशनल डिबेट सीरियसली चाहता हूँ कि होनी चाहिए, जो हो रही थी। अगर थोपना होता तो थोप देते, सरकार तो बहुत पावरफुल है, थोपने में उसको तो कोई संकोच नहीं होता, थोप देती। लेकिन अभी तक तो नहीं किया उन्होंने, डिबेट ही जारी रखी और अभी भी कमेटी बनाई है। उस कमेटी के मैंडेट में वन नेशन वन इलेक्शन, एक दो और भी इश्यूज उसमें रखे, जैसे कॉमन इलेक्टोरल रोल का होना, जो बड़ी अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव और एक लॉन्ग पेंडिंग एक रिफॉर्म है जिसके ऊपर विचार होगा। और भी एक दो चीजें उसमें रखी हैं। तो ये कमेटी जस्ट बिकॉज इसकी कॉम्पोजिशन इस यूनिक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये और कमेटियों से डिफरेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो तो सिटिंग पार्लियामेंट की कमेटी 2015 में इसके ऊपर अपने वो दे चुकी है, नीति आयोग अपनी रिकमेंड दे चुकी है। लॉ कमीशन जिसका काम ही है ये रिपोर्ट देना लीगल इश्यूज पे, वो दे चुकी है। तो ये कमेटी कौन सा ऐसा वो फल दिखाएगी? तो ये तो बल्कि कमेटी की रेपुटेशन पे आंच आ सकती है। लेकिन कुरैशी साहब, जो सबसे बड़ा जो इस समय देश के सामने सवाल है कि इतने सीरियस इश्यूज इस समय देश के सामने हैं, इतना बड़ा अदानी स्कैम जिसको लेकर खुलासा ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ने किया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कितनी मुद्दों पर इस समय जवाबदेही मोदी सरकार की होनी चाहिए। अचानक से ये वन नेशन वन पोल का आइडिया आपको क्यों लगता है? इसमें पीछे सरकार की नीयत क्या लगती है? क्या सरकार वाकई में गंभीर है, जिस बात को एटलीस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, या आपको कुछ और मंशा सरकार की लगती है? नहीं, देखिए आपकी ने दो बातें कही इसमें और दोनों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज तो हमेशा होते हैं। ये लॉजिक होना कि पहले एक इशू को कर लो, उसके बाद दूसरा करना, फिर उसके बाद तीसरा करना, तो कभी भी कुछ न कर सके। इश्यूज तो हमेशा बहुत सारे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, सब पे एक्शन लेना होता है। तो नंबर 2, ये कोई सडनली प्रस्ताव नहीं आया, सडनली इसने एक सीरियसनेस जरूर इख्तियार की, लेकिन ये तो ओल्ड ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, ऑन गोइंग डिबेट है, जिसको थोड़ा सा टॉप गियर में डाल दिया गया है। तो इसलिए ये कहना है कि बिल्कुल कोई नई चीज, नया सरप्राइज इसमें, तो वो ये दोनों बातें उस लिहाज से ये मैं उससे एग्री नहीं करता। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, उसको थोड़ा सा हाई पिच कर दिया, हायर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। नहीं, तो लेकिन सरकार ने अगर इस पूरी एक्सरसाइज एक सेकेंड, जी तीसरे कि जिन इश्यूज से आप कंपेयर कर रही हैं उन सब का बाप है ये इशू। इस ये से के जरिए तो की
इलेक्टोरल हार और जीत का फैसला अगर जिस पर डिपेंडेंट हो, इस इशू को आप इतना लाइटली कैसे ले सकती हैं? ये तो बहुत ही बड़ा इशू है। पहले नहीं, आप इश्यू को अडानी इशू पे लाइटली किस नहीं किसी हाँ, भी उन इशू नहीं, पे नहीं, आप हर फैसला इश्यू पहले अलग करने है। से पहले पावर नहीं, में तो नहीं, वो आएंगे आप आप, सही उसके कह रहे बाद हैं। ही तो बाकी बात करेंगे। हाँ, नहीं, नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि ये इश्यू लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप सब लीडर्स के बयान अगर कल शाम से देखें, तो ज़्यादातर सभी लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज़ है। जिस तरीके से कमेटी का गठन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सरकार निष्कर्ष पर पहुँच गई है। तो एक लोकतंत्र में क्या इस तरीके से एक तुरंत कमेटी का गठन करना और एक निष्कर्ष पर पहुँच जाना, उसमें कि कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा, क्या ये चीज सही है? ये अप्रोच सरकार नहीं का देखिए, सही है? अगेन दो बातें कि एक तो जिस वजह से ये पॉलिटिकल लीडर कुछ कुछ कह रहे हैं, वो सिर्फ अंदाजे से नहीं कह रहे। आप इसका जो ऑर्डर है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमेटी, उसमें लिखा हुआ है कि ये चूंकि ये सरकार ये समझती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, इसलिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमेटी सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के साधन से जाएगी। वेदर डिजायरेबिलिटी पे बहस ही नहीं, वो तो फोरगॉन एक कंक्लूजन के तो बतौर दे दिया। इस वजह से ये वो लोग कह रहे हैं। आप उसका अगर ऑर्डर को पढ़िए, उस ऑर्डर में साहब की लैंग्वेज ही यही है। और ये जो अधीर रंजन चौधरी ने जो रिजाइन किया, उनके ही इस्तीफे में उन्होंने भी लिखा है कि साहब आपके ऑर्डर से ही लिख रहा है, लग रहा है कि आपने तो पहले फैसला कर लिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कमेटी आपको तरीका बताए। दूसरे उसमें ऑपोजिशन के जो लोग हैं, अधीर रंजन चौधरी तो डाले गए थे, गुलाम नबी आजाद हैं तो ऑपोजिशन ही उनको भी डाला है। तो इसलिए ये कहना कि साहब सिर्फ आपने अपने ही डाले, तो ऑपोजिशन के तो डाले थे। ये बात लेकिन दूसरी अगर कि मुझे तो पूर्व नहीं, नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने ये भी पॉइंट रेज किया कि अगर आप पूर्व राज्यसभा के एलओपी जो कि गुलाम नबी आजाद है, अगर आप उनको कर सकते थे, तो फिर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं किया? ये जो कमेटी है, उसकी गरिमा के खिलाफ है। ये भी पॉइंट उन्होंने रेज किया है। हाँ, नहीं ये उन्होंने किया जरूर, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसा बल लेने लगा कि उसमें कि फिर ये भी हो वो भी हो। अगर उनको भी कर देते तो चौधरी साहब कंटिन्यू करते, तो इसलिए वो तो दैट्स ए वेरी माइनर ऑब्जेक्शन, उसकी में कोई सब्सटेंस का इश्यू नहीं है। वो एक टोकन है, तो वो उन्होंने क्या कहा, ठीक है। नहीं, लेकिन सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, बाकी भी सब जो विपक्ष के नेता हैं, आखिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका, आपके हिसाब नहीं, से? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली प्रिंसिपल इस आइडिया के खिलाफ है। ये वन नेशन वन इलेक्शन को वो हमेशा से अपोज करते हैं, आज नहीं 10 साल से कर रहे हैं। और चूंकि 10 साल में इतनी कमेटियां बैठी नहीं कर सकी, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जब भी तो इसलिए इतनी देर लगी। वरना इसका जिक्र तो 2010 में अडवाणी जी ने भी किया, अडवाणी जी ने भी किया था। ये भी नहीं कि कोई नया आइडिया है इस सरकार का। 2010 में बिल्कुल। उन्होंने अपने ब्लॉग में बड़े जैसे लिखा था, और बहुत पीछे जाइए, वसंत साठे साहब ने 60s में कहा था। तो एक बहुत ही पुराना, और द फैक्ट के उसमें सिर्फ लोग कहते हैं और उसमें कुछ संभव नहीं हो पाया, उसके जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन और कारण है जो आज भी बाधा बनेंगे, उसको ओवरकम करने की क्या तरकीब है। इसमें एक लॉयर, बहुत एमिनेंट लॉयर बैठे हैं, हम देखते हैं कि वो क्या इसका क्या सुझाव निकाल के ला पाता है। नहीं, इस कमेटी में हरीश साल्वे हैं, सुभाष कश्यप ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन को जो भी लग रहा है कि ठीक है, ये कमेटी ऐसा लग रहा है कि प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन पर पहुंच गई है, कुछ इस तरीके की बातें भी अधीर रंजन चौधरी ने लिखी हैं। लेकिन जो चुनौती है, जो आपने भी कहा कि सबसे बड़ी जो बड़ा चैलेंज है, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि जब ये कमेटी जो भी कंक्लूजन पर पहुंचती है, अ, अगर मान लीजिए वो कहती है कि भाई ठीक है, अब हम सब रेडी है वन नेशन वन पोल के लिए, उसके बाद सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपको क्या नजर आता है? नहीं, यही कि भाई कोई कोर्ट में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करेगा। अव्वल तो करने के लिए सिर्फ कमेटी ने कह दिया कि हम राजी हैं, तो क्या ये अगले दिन से नोटिफिकेशन हो जाएगा, ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा कि कल से वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करेगा? प्रोसीजर तो फिर भी पूरा फॉलो होगा ना। और सबसे पहले वो कोर्ट में क्वेश्चन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे अगर आप करेंगे तो पहले तो पार्लियामेंट में क्लियर कराइए,
और अगर आप कराने में सफल भी हो जाएं तो उसको जो लीगल चैलेंज स्टेट होगा असेंबली कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म को डिस्टर्ब करता है, तो भाई देखिए हर स्टेट की अपने अपने लोकल इश्यूज, लोकल पॉलिटिक्स है, तो उस बेसिस पे वो फैसला करते हैं। तो एक एक स्टडी जो कुछ साल पहले आई थी 2015 में इशू की थी कि 15 साल का 1999 से लेकर 2014 तक के इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा के साथ 4-5 स्टेट के इलेक्शन होते रहे हैं, 4-5 स्टेट के, तो उन का एनालिसिस किया गया था कि उनमें क्या रिजल्ट निकल के आता रहा है। तो ये देखा गया कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए तो 77% लोगों ने, उन वोटर ने जो साइमल्टेनियसली वोट दे रहे हैं, एक ही पार्टी को वोट दिया। ये जड़ है सारे इस जो प्रपोजल के जो नहीं, तो आपको रूट नहीं है लगता कि सर ये लोकतंत्र के लिए नहीं, लेकिन ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है? अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन में सिर्फ मेजर नेशनल पार्टीज जो फ्रे में हैं, अगर उन्हीं को लोग वोट दे रहे हैं, तो बेचारी रीजनल पार्टीज क्या करेंगी? उनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा एक तरीके से। जी जी जी, मैं क्या, यही तो पार्टी कह रही हैं, यही तो खतरा है, यही तो इशू बनेगा कि भाई हालांकि उसके जवाब में ये कहा जाता है कि नहीं नहीं देखो जी, पिछले इलेक्शन भी हुआ था तो 23% लोगों ने तो उसी इलेक्शन में नेशनल पार्टी के लिए, लोकसभा के लिए एक पार्टी को वोट दिया, विधानसभा के लिए दूसरी को दिया, यानी लोग अपना दिमाग यूज करते हैं। लेकिन 23%, 77% ने सिर्फ नेशनल पार्टी को जो वोट दिया, स्टेट में भी जो उसी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया। तो यही एक कारण है। और जब वो उसी स्टडी में आगे लिखा हुआ है कि जो वो इलेक्शन अगर 5-6 महीने बाद हुए थे तो 77 से घट के 61 रह गया था, कि 61% लोगों ने उसी पार्टी को वोट दिया। और दूर कर दीजिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। आप दिल्ली का ही ले लीजिए, दिल्ली में बिल्कुल सेपरेट इलेक्शन हो 8-10 महीने अपार्ट, विधानसभा टोटली किसी की, पार्लियामेंट टोटली किसी की। अगर ये साइमल्टेनियस हुए होते तो क्या रिजल्ट होता हमें नहीं मालूम। हो सकता है तो आइदर वे जा सकते थे कि भाई जिसने विधानसभा जीती उसको सारे लोकसभा भी मिल जाते, या वाइस वर्सा, दोनों पॉसिबल थे। राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान स्टेट की सरकार कोई जीती और लोकसभा में ऑल 25 सीटें किसी दूसरी को गई। तो ये डिबेट तो चलती रहती है। लेकिन इसमें जो एक और फर्दर डेप्थ में अगर आप जाएंगे कि देखिए इसमें जो इश्यूज गेट मिक्स्ड अप, लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब आप और मैं वोट देते हैं तो हमारे सामने नेशनल मुद्दे होते हैं। अगर विधानसभा के लिए हम देते हैं तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम उसके मुताबिक, और गांव का इलेक्शन में तो हमारे घर के आगे की नाली में पानी रुका हुआ है, बदबू आ रही है, और प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं चल रहा, आंगनवाड़ी वर्कर नहीं आती, हमें वो इशू है। अब वहाँ लोकसभा के लिए तो हमने कि हमारी पॉलिसी यूक्रेन के लिए क्या होनी चाहिए, तो अब मेरे घर के नाली सामने गंदी पड़ी हुई है और मैं यूक्रेन की पॉलिसी के बेसिस पे वोट दूंगा। तो इसलिए ये इश्यूज का मिक्सअप होना इज ए वेरी सीरियस इशू। और ये भी ना भूलिए नीलू जी कि जो ओरिजिनल प्रपोजल था प्रधानमंत्री जी का, बल्कि फॉर्चुनेटली इस कमेटी का जो मैंडेट है उसमें भी शामिल किया है कि तीनों टीयर्स की बात की गई है। मुझे खुशी है कि क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि पंचायत वाले टीयर की तो बात होनी बंद हो गई बिल्कुल। 30 लाख लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वहां से, तो उसकी तो बात छोड़ दी, सिर्फ विधानसभा वालों की रह गई। 4124 है वो 4120 है, और 533 पे उनकी रह गई। और फिर उसमें कमेटियों ने क्या फैसला किया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2015 की और नीति आयोग ने, कि जी एक साथ करना तो बड़ा मुमकिन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलो 2 इंस्टॉलमेंट में कर दो। फर्दर डाइल्यूट, इतना डाइल्यूट अगर कर दिया प्रपोजल, तो प्रपोजल की अथॉरिटी क्या बच गई। अब मैं कहता हूँ मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको। ऑलरेडी 4-5 स्टेट लोकसभा में जाती हैं, द रूलिंग पार्टी अपनी रूलिंग स्टेट को डिसॉल्व करके 5 के बजाय 15 कर ले इसको, तो 15 पार्टीज के साथ लोकसभा का इलेक्शन हो तो मिनी साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, नहीं हो गया? वो तो इनके हाथ में, उसमें तो कोई लॉ भी नहीं अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं अमेंड करना, करके देख लीजिए उसके नतीजे क्या होते हैं।
नहीं, लेकिन कुरैशी साहब मुझे ये बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो सरकार की नज़र में भी होगी और इस पर मैं थोड़ा-सा बाद में आऊँगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाली आपने बात कही कि जो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि स्टेट असेंबलीज़ का रैटिफिकेशन भी चाहिए इस पूरे प्रपोज़ल पर और कई राज्यों में इस समय 11 राज्यों में लगभग ऑपोज़िशन रूल स्टेट्स हैं, जहाँ पर ऑपोज़िशन की सरकारें हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा हर्डल क्रिएट करेगा क्योंकि जब ऑपोजिशन पार्टीज नहीं चाहती हैं इस समय तो क्या ये संभव हो पाएगा इस प्रपोजल को क्लियर करना और अगर ये कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट में भी इस चीज पर तो डिस्कशन होगा ना कि ये संविधान के खिलाफ है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो संविधान का बेसिक डॉक्ट्रिन है, जो आपने खुद कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो फिर ये कैसे स्टैंड गुड करेगा? हाउ इज इट गोइंग टू रियली होल्ड वाटर देन? दैट्स द बिगेस्ट नहीं, क्वेश्चन। दोनों बातें आपने ठीक कही कि अब ये कि देखिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो वहाँ की विधानसभाओं ने भी इसको क्लियर करना होगा। वो क्यों क्लियर करेंगी इसे? और कौन जो एग्जैक्टली। चीफ मिनिस्टर अपने जो टेन्योर को कम करना चाहेगा कि ठीक है 5 साल का मुझे मैंडेट मिला था वोटर से, लेकिन मैं 3 साल में घर जाने को तैयार हूँ। कौन करेगा? क्यों करेगा? बल्कि रूलिंग पार्टी बेशक अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करा दे और वो डिसॉल्व करा दे, लेकिन बहुत खुशी खुशी तो वो भी रिजाइन नहीं करने वाले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चुनाव बड़ी मुश्किल से जीता जाता है। वो जीत के आए थे 5 साल के लिए, आप उनको कहें 3 साल में 4 साल में कि जाओ घर जाओ, तो ये इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ये सब सामने आ जाएगी। और कोर्ट का बस ये जरूर है कि कोर्ट में तो बड़े बड़े सीरियस मसाइल हो सकता है कैलकुलेशन में ये भी हो कि कोर्ट में जाएगा तो चला जाएगा 5 साल 10 साल के लिए गया, तो ये भी तो एक अफसोसनाक सिचुएशन हुई है कि कोर्ट में बड़े सीरियस इशू, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आज तक कोर्ट में क्यों नहीं आया? कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। एज ए सिटीजन आई फील कंसर्न कि नेशनल इशू है, इतना नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू, उसके लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है। कोर्ट हैज टू बी आंसरेबल। लेकिन मुझे सर ये बताइए कि क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है, क्या इसको हम फौरी तौर पर, क्योंकि अभी किसी ने भी अब क्या होगा, कमिटी में किस तरीके का डेलिब्रेशन होगा, आगे किस तरीके की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन आप तो खुद एक पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। मुझे सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिस आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन क्या ये गैर संवैधानिक है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सोचा था कि इलेक्शन वंस इन 5 इयर्स ही हुआ करेंगे। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट भी अगर आप पढ़ें तो उसमें ये था कि भाई क्या हमको एक फुल टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए या पार्ट टाइम रखा करें, क्योंकि जब इलेक्शन ही 5 साल में एक बार होगा तो हम एक फुल टाइम रख के क्या करेंगे, क्यों ना पार्ट टाइम कर दें। फिर उस पर उन्होंने कहा कि नहीं कुछ ना कुछ बाई इलेक्शन तो हो ही जाता है, इलेक्टोरल रोल तो तैयार हमेशा रखने पड़ते हैं, चलो इसलिए एक 1 मेंबर कमीशन विच इज सीईसी हम चलो बना लेते। तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये सोचा था, लेकिन किसने ये सोचा था कि केरला की असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। और लोग बड़ा टीवी डिबेट में 1967 की बात करते हैं, 1957 में ये हो गया था कि केरला की असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी। तो जब द मोमेंट असेंबली का डिसॉल्व होना किसी भी वजह से कोई डिसमिस कर दी गई या डिसॉल्व हो गए, मेजॉरिटी इसकी खत्म हो गई वजह, तो जो जिस वजह से ये सब होना शुरू हुआ वो वजह तो फिर आप दोबारा से ठीक है स्क्वायर वन पे आ जाइए कि सारे इलेक्शन आपने एक साथ कर लिए, लेकिन लोकसभा भी तो एक दफा 13 दिन में डिसॉल्व हो गई थी। तो अगर वो डिसॉल्व यहाँ पे होती है तो 28 असेंबली जो बड़े मेजॉरिटी से आई हैं वो उन पे के सेहत पे क्यों असर पड़े? Just because somebody somewhere has defected from the coalition or some MPs have moved over, उस वजह से बाकी के कंट्री पे इस पे क्यों असर पड़े? So वाइस वर्सा किसी स्टेट में ये तरह खेल खेल दिया जाए और वो गिर जाए तो पूरे देश में दोबारा फिर इलेक्शन कराएंगे, या 4-4 साल तक प्रेसिडेंट रूल रखेंगे, या 4-4 साल तक अनडेमोक्रेटिक किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करेंगे, कुछ न कुछ अरेंजमेंट सुझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन विच विल नहीं बी तो वेरी सर अनडेमोक्रेटिक। मुझे ये बताइए
जो बात आप कह रहे हैं उससे तो ये लगता है कि ठीक है, इट वाज अ वर्क इन प्रोग्रेस। 2014 में मोदी जी ने इसकी बात करी, उसके बाद क्या काम हुआ है, दो मल्टीपल पैनल्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी, लेकिन वो रिपोर्ट्स रखी हुई थी। लेकिन आज भी जो पूरी बहस है वो आज जो की त्यों बनी हुई है कि भाई ये जो आइडिया है ये गैर संवैधानिक है, ये कोर्ट में जाके इसको चैलेंज किया जाएगा। ऑपोजिशन पार्टीज के जो डर है कि भाई वो उनका जो रीजनल पार्टीज क्या करेंगी, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, अगर सारी जनता जाके नेशनल पार्टीज को वोट देती है तो फिर ये ऐसा आइडिया फ्लोट करने का फायदा ही क्या है? नहीं, ये इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो क्या पॉलिटिक्स हुई, क्या वजह हुई जिस वजह से एकदम सडनली इसमें अर्जेंसी आई। तो वो तो आपके पास उसका जवाब आपको क्या होगा, आप लगता है सर? ये पॉलिटिक्स कवर करती हैं। नहीं नहीं सर, आपके हिसाब से आपने भी तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में उतना ही काम किया है जितना हम लोग पॉलिटिकल कवरेज करते हैं। तो आपके हिसाब से जो ऐसी सरकार जो कई बार इसको लेकर बातचीत किया है, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात की, उसके पहले नीति आयोग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन, सबने इसकी बात कर ली, लेकिन अचानक से जो टॉप गियर में डाल दिया गया है इस आइडिया को, उसकी वजह क्या लगती है? नहीं, मैं इस क्या पे ये जो नया कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये मैं इस पे नीलू जी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। तो वो मैं नहीं करना चाहूंगा, वो तो आप ही कीजिए, आप बताइए। बल्कि मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये क्यों ऐसा सडन इसमें अर्जेंसी क्यों आई? क्या कोई नहीं नहीं सर, इम्पेंडिंग इलेक्शन या क्या रीजन है? ये तो अब आप बता सकेंगे। सर इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी अटकलें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी ये नई संसद शुरू होगी तो नए संसद के सत्र में किस तरीके से संविधान को बदला जाएगा, बिल्कुल एक नया दिशा देश को देने की बात हो रही है। एक देश एक चुनाव के बहाने हो सकता है कि पोस्टपोन कर दिया जाए जनरल इलेक्शंस को। और क्या ये सारी चीजें, क्या इस स्पेशल सत्र में जो 18 से 22 सितंबर तक जो एक स्पेशल सत्र बुलाया गया है, क्या इसमें ये चीजें बन सकती हैं? क्या एक वन नेशन वन इलेक्शन की बिल इसमें पास हो जाएगी, आपको लगता है? नहीं नहीं, देखिए, एक तो ये आपने बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट किया कि क्या इसमें कि इलेक्शन ही को पोस्टपोन कर दिया जाए। वो तो सवाल ही नहीं, इलेक्शन तो पोस्टपोन हो ही नहीं सकता, एक दिन के लिए नहीं पोस्टपोन हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन सिर्फ दो हालात में पोस्टपोन हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। वो तो दोनों में से एक नहीं है। तो कि वो तो इसलिए पोस्टपोनमेंट पॉलिटिकल कन्वीनियंस से इलेक्शन की डेट नहीं होती। ये तो एक फिक्स टेन्योर है, वो दिया हुआ है, एक दिन के लिए बढ़ नहीं सकता। 6 महीने से पहले पहले इलेक्शन वो क्लब करने के लिए इलेक्शन कमीशन घटा देती है। बल्कि एक बड़ा एक फाइन पॉइंट है कि सपोज 4.5 साल में विधान इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी मैं आपका स्टेट का इलेक्शन कराता हूँ। कोई एमएलए कोर्ट में जाके ये कहे कि मेरी टर्म 5 साल की थी, आपने घटा कैसे दी? ये चाहिए इशू हमने एग्जामिन किया था जब हिमाचल का इलेक्शन एक दफा हम एडवांस कर रहे थे 4 महीने। तो उस वक्त हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई कि लीगली हम टर्म किसी की रिड्यूस कर ही नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि इलेक्शन आपका करा के और वो न्यू असेंबली विल बी इन वेटिंग कि साहब जब तक मेरे टर्म खत्म नहीं होगी मैं एमएलए रहूंगा, और जिस दिन टर्म खत्म होगी तो आप नया एमएलए ऑलरेडी इलेक्ट होकर तैयार बैठा हुआ है। होता क्या है कि जब ये इलेक्शन 4 महीने 3 महीने 5 महीने पहले हो जाता है और रूलिंग पार्टी रूलिंग सरकार हार जाती है, तो उसमें कोई मॉरल अथॉरिटी बचती नहीं, इसलिए वो रिजाइन कर देती है। लेकिन अगर वो रिजाइन न करे और अकड़ जाए कि जी मेरी टर्म तो अभी 5 महीने की और बाकी है, तो बड़ा एक संवैधानिक इशू खड़ा हो जाएगा। और हमने जो उस वक्त देखा था और जिसपे तो हमें भी ये हैरानी हुई थी कि उसको कर्टेल 5 साल के जो टेन्योर है ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। और ये जरूर है कि कन्वीनियंस की वजह से कि भाई एक अगर 4-5 स्टेट एक साथ इलेक्शन में जाने वाले हैं अगले 4-5 महीने में, एक में हमने इलेक्शन करा दिया, उसके रिजल्ट का नतीजा नेबरिंग स्टेट में 2 महीने बाद इन्फ्लुएंस कर देगा वोटर बिहेवियर को, उसको बचाने के लिए हम इसको क्लब करते हैं। लेकिन वो क्लबिंग जो है ये लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है कि साहब हमने टर्म कर्टेल कर दी आर्बिट्रेरीली इलेक्शन कमीशन ने। ये जस्ट लॉजिक एंड कन्वीनियंस बट नॉट लीगली प्रोटेक्टेड।
लेकिन सर एक चीज़ और है, मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया आ भी जाता है, पी चिदम्बरम ने भी इसको रेज़ किया है, तो क्या गारंटी है कि असेंबलीज़ को फिर से डिसॉल्व नहीं किया जाएगा या कुछ फ्रैगमेंट नहीं होंगी असेंबलीज़? इसकी क्या कोई गारंटी है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या इस बात की गारंटी देगा कि जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको जो डिसॉल्व करने की जो पावर है, जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा, तो जो पावर टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबलीज है उसका क्या होगा? क्या अगर मान लीजिए ये आइडिया आ भी जाता है एक देश एक चुनाव का, तो क्या इस बात को लेकर गारंटी होगी कि उस तरीके से असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा? तो ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी। मेरा मकसद यही था कि अगर सपोज हम वो सिचुएशन साइमल्टेनियस इलेक्शन की क्रिएट कर लें और लोकसभा और 28-29 जितनी भी स्टेट्स अभी हैं उन सबका इलेक्शन एक साथ कर लिया, 6 महीने बाद एक सरकार को गिरी तो क्या गारंटी के लिए उसको वो गिरेगी नहीं, वो बनी रहेगी। जहाँ जो सरकार एग्जैक्टली। माइनॉरिटी में हो गई, माइनॉरिटी में हो जाएगी, उसको कैसे बचाया जा सकता है? किस तरीके से कौन कौन रूल करेगा? 4.5 साल का प्रेसिडेंट रूल करेंगे? तो इसलिए चूंकि इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, इसी वजह से आज तक सामने नहीं आया और वो सवाल दोबारा से फिर खड़े होंगे। जो चीज 1957 में हुई कि एक विधानसभा पहले डिसॉल्व हुई, वो चीज वो सिलसिला तो फिर दोबारा से फिर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और ये भी फिर एक्चुअली कि जिस वजह से कहा जाता है ना कि बार बार ना हो, ये की डिमांड के पीछे जो बेसिक रीजन बताए जाते थे वो भी अगर उसमें हम चर्चा करें कि ये खर्चा बहुत होता है, तो खर्चा कम करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा। टाइम बहुत लगता है जिसकी वजह से काम ठप हो जाता है, मैं टाइम घटाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उस अगर मकसद सिर्फ यही दो है तो उस पर गौर कर लीजिए। अब मैं पहला खर्चा घटाने का, पिछले 2019 के इलेक्शन में एक एस्टिमेट सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने किया था कि 60,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज के खर्च हुए, कैंपेन पे खर्च हुए, और 4,000 के करीब ये जितने भी हैं इलेक्शन कमीशन के, गवर्नमेंट के इलेक्शन मैनेजमेंट। ना 4,000 करोड़ रुपए तो एक नेशनल इलेक्शन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड के लिए ये डिस्कशन के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज पीनट्स, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि 100 करोड़ बचा लेंगे और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करेंगे तो वो पैसा बचाना तो नहीं है। तो ये जो 60 करोड़ खर्चा होता है, इसको 6 करोड़ पे लाया जा सकता है और 5 मिनट क्या 1 मिनट में लाया जा सकता है। एक सरकारी ऑर्डर कर दे कि पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर पे भी कैप होगा, जैसे कि कैंडिडेट पे खर्चे के ऊपर कैप होता है। लोकसभा के लिए शायद 80 लाख है, लोकसभा में 80 लाख से ज्यादा एक कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता। उसकी पार्टी उसके ऊपर 8 करोड़ और 80 करोड़ खर्च कर लेती है। तो जो ये कैप रखा गया था, सीलिंग रखी गई थी, उसकी जो एक लॉजिक थी कानून में, बड़े रीजन थी कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके, इसकी सिर्फ अमीरों का खेल होके न रह जाए, इस वजह से सीलिंग रखी गई थी। वरना हटा दो सीलिंग तो लेकिन उस सीलिंग को बैक डोर से खत्म कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर 80 करोड़ खर्च कर देगी। ये क्या मजाक है? इससे जो कौन एक्सपेंडिचर सीलिंग, तो आप पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर पे भी लगा दीजिए कि भाई 80 लाख है एक कैंडिडेट खर्च करेगा, 80 लाख उस पर पार्टी खर्च कर देगी, नॉट मोर। यूके में पार्टी के एक्सपेंडिचर पे लिमिट है, आप डाल दीजिए। और जब आपको 60,000 के बजाय 6,000 करोड़ में इलेक्शन आपका हो जाएगा, तो आपको चंदा करने के लिए जो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, टांग तोड़ते हैं, हाथ मरोड़ते हैं, जो भी तरीके से पैसा पॉलिटिकल पार्टी सारी पैसे करती हैं, अपने को ह्यूमिलिएट करती हैं, वो सब खत्म। बहुत इलेक्शन की कॉस्ट ही नीचे हो जाएगी। दूसरे इलेक्शन को छोटा करने के लिए इलेक्शन को छोटा भी किया जा सकता है। देखिए 7 फेज में इलेक्शन कमीशन ही करती है। वो क्यों करती है? लोगों की जान की हिफाजत के लिए। क्योंकि एक जमाना था, आपको मालूम है 20 साल पहले था, कि पोलिंग डे पे या पोलिंग डे से 2-4 दिन पहले जब 50-60-100 मर्डर हो जाया करते थे, तो उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजना शुरू किया गया और जहां सेंसिटिव बूथ है उसके ऊपर उन फोर्सेस को लगाया। उसकी वजह से इलेक्शन पीसफुल हो गए।
फिर आज की सिचुएशन ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी डिमांड करती है। हम जाते थे जब पूछते थे, तो मैं बल्कि एक एक्सट्रीम मिसाल तो ये है कि बिहार का 2010 का इलेक्शन ऐसी ही थी। जब मैं कराने गया बिहार पटना में, तो वहां के सर्विंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि चाहे 10 फेज करो लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स लानी है ना। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर अपनी लोकल पुलिस को ट्रस्ट नहीं कर रहा, बाहर की पुलिस को लाने की बात कर रहा है। तो लेकिन ये एक रियलिटी है कि भाई इसके लिए हुआ, तो अब वो नहीं, फोर्सेस लेकिन चूंकि स्टिल लिमिटेड होती हैं। कुरैशी साहब, नहीं सुनिए, वो फोर्सेस आपकी चूंकि बात लिमिटेड सुनकर होती है ना। नहीं, मैं वो कंप्लीट कर जी, दूं, वो जरा सी बात रह गई। वो चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स लिमिटेड होती है, तो वो हमको रोटेट करनी पड़ती है, पहले से दूसरे फेज में, दूसरे से तीसरे फेज में उसी फोर्सेस को भेजते हैं। मैं कहता हूँ हमको वो 4 गुना कंपनी एक ही दिन में दे दो, शुरू में ही दे दो, हम एक दिन में इलेक्शन करके निकल जाएंगे। और आज के मल्टी मीडिया बिल्कुल। से, ये सोशल मीडिया की एज में तो मल्टी फेज इलेक्शन बहुत हार्म कर रहे हैं। अब हमारी पुलिस 3 दिन में पहुंचती है, दूसरी जगह फेज में गुंडे 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। नहीं, नहीं, लेकिन कुरैशी साहब, आपकी बात सुनकर ये लग रहा है कि ऑप्शंस हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में भी हैं। अगर सरकार चाहे तो कम खर्चे में और अच्छे से आज भी चुनाव करा सकती है, कम एक्सपेंडिचर में। जो हवाला दिया जा रहा है कि देखिए गवर्नेंस बेटर हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा, ये सारी चीजों का ऑप्शन निकल सकता है। तो अगर ये निकल सकता है तो क्या ये एक डिसरप्टिव एक्सरसाइज है? ठीक इसी तरह जैसे सरकार डिमोनेटाइजेशन लेकर आ गई, डिमोनेटाइजेशन से क्या हल निकला ये सबने देख लिया। कोर्ट ने ठीक है उसको दे दिया एक तरीके से क्लीन चिट, लेकिन आज भी सवाल जो के त्यों बने हुए हैं डिमोनेटाइजेशन को लेकर, जीएसटी को लेकर। तो क्या ये एक डिसरप्टिव एक्सरसाइज होगी देश के सामने? नहीं देखिए, ये डिसरप्टिव इन द सेंस कि ये बिल्कुल हाईली डिबेटेबल और हाईली कंट्रोवर्शियल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव एक्सरसाइज दिखती है मुझे तो। लेट अस सी किस हद तक कामयाबी होती है इसमें। और क्या ये 8 सदस्यों की कमिटी एक इतना संवेदनशील मुद्दा, क्या उस पर कोई एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी बिना आप कोई सिविल सोसाइटी के एक डिबेट के, एक आम जनता से और भी ज्यादा स्टेक होल्डर्स से बिना बात किए? आप क्या 8 सदस्यों की कमिटी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी कि एक देश एक चुनाव करा लीजिए? नहीं, ये तो उसका में कमेटी के मैंडेट में है कि वो अपना प्रोसीजर अपने आप डिटरमिन करेगी। वो अपने आप दफ्तर में अपने बंद कमरे में बैठ के फैसले करने वाली नहीं है। वो जरूर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएगी, सुनेगी, स्टेक होल्डर्स को, लॉयर्स को, सब कुछ सुनेगी। मैं ये समझता हूँ, ये प्रिज्यूम करता हूँ, मुझे नहीं मालूम, अनलेस उसके पास ऑलरेडी एक ड्राफ्ट है कि जिसको सबने साइन करना है। लेकिन प्रोसीजर उन्होंने खुद अपना डिटरमिन करना है। आफ्टर ऑल उसमें एमिनेंट लोग तो हैं, बड़े बड़े सीनियर वो है, उपराष्ट्रपति, सॉरी, पूर्व राष्ट्रपति जी खुद हैं, लॉयर हैं वो। तो इसलिए अपना जो प्रोसीजर वो बनाएंगे वो काफी कंसल्टेटिव प्रोसीजर होगा वो, मैं समझता हूँ। लेकिन 2024 में के जब चुनाव होंगे, जब आम चुनाव, आपको लगता है कि तब तक देश में ये पूरा कंसल्टेटिव प्रोसीजर पूरा हो चुका होगा और 2024 में क्या एक देश एक चुनाव हम देखेंगे? नहीं देखिए, अगर ये कंसल्टेटिव प्रोसीजर ये 15 दिन में भी पूरा हो जाए तो लॉजिस्टिकली ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो हम जो मशीनें ईवीएम होती है ना, हमें 3 गुना मशीनें चाहिए होंगी फौरन, और सब चीजें छोड़ दीजिए, 3 गुना मशीनें। क्योंकि अभी फिलहाल वही एक मशीन होती है जो लोकसभा का इलेक्शन हम उससे कराते हैं। जब वो इलेक्शन से फ्री हो जाते हैं, वो मशीन को रिसाइकिल करके विधानसभा में यूज करते हैं, विधानसभा की मशीन को लोकसभा में करते हैं। लेकिन जब तीनों इलेक्शन एक साथ हो रहे होंगे तो हमारे पास, हमें तो 3 मशीनें चाहिए, तो रिसाइकलिंग तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर 3 गुना मशीनें, इस वक्त 20 लाख मशीनें हैं, हमको 40 लाख मशीनें और चाहिए होंगी। तो वो उसको बनाने के लिए टाइम लगेगा, तो कम से कम 3-4 साल लगे। उसके पैसे की उसमें नहीं जाऊंगा, 2,000, 10,000, 20,000 करोड़ भी लगता है। वो इतनी बड़े देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हायर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बनाने में टाइम तो लगेगा। तो अब वो जो 2 कंपनियां इसको बनाती हैं वो बना नहीं पाएंगी, अनलेस वो एक दूसरा वो ये भी आ जाए कि 2 कंपनियां क्यों, 6 कंपनियों को दे दो ये काम। और 6 कंपनी को, एक बहुत बड़ी कंपनी है वो तो हिंदुस्तान का सभी काम कर सकती है, उसको दे दो, किसी को भी दे दो। नहीं तो क्या
नहीं, जब ये इतना समय लगेगा, इतने सारे लीगल चैलेंजेस हैं, इतना संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर इतना डिबेट है, तो क्या ये खामखा की चीज़ में पड़ गई है सरकार? इस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी, लेकिन फिर भी सरकार इस समय जूझ रही है इस आइडिया के साथ, जो कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, लॉजिस्टिकली पॉसिबल लगता नहीं है इमीडिएटली, प्रैग्मैटिकली अभी अप्रोचेबल लगता नहीं है, जिस बात को अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है। तो सरकार क्यों इस चीज़ से एक आग से खेलने का काम कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन सरकार ने इतना सीरियस मुद्दा कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा। अब जो आपको के लिए एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कि वो क्या सरकार की इसमें कैलकुलेशन और मंशा है, वो आप कुरेद के लाइए। लेकिन चुनाव आयोग के लिए सर ये कितनी बड़ी चुनौती है? मान लीजिए मोदी सरकार जिस तरह से काम करती है, हर चीज़ को बुलडोज़ करने का एक अप्रोच होता है, चाहे वो कोई भी बिल हो या कोई भी एक फ्लोटिंग आइडिया हो, उसको बुलडोज़ किया जाता है मोदी सरकार में। तो अगर ऐसे आइडिया को बुलडोज़ करके लाया जाएगा, तो चुनाव आयोग क्या करेगा? देश क्या करेगा नहीं, ऐसे में? मान देखिए लीजिए उन्होंने कह दिया चुनाव कि आयोग का 15 इसमें देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग इसमें बड़ा मार्जिनल प्लेयर है। चुनाव आयोग ने ऑफकोर्स इलेक्शन कंडक्ट करना है, उसको वो सिवाय मशीनों के उसके के अलावा उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लॉजिकली एक इस प्रपोजल के पीछे जो एक बहुत लॉजिक और फायदा है, फायदा वो ये है कि देखिए वोटर तो तीनों टीयर का एक ही पंचायत का, आप गांव में रहती हैं, पंचायत का इलेक्शन होगा तो आप हैं, विधानसभा का होगा तो आप वोटर हैं, लोकसभा का आप हैं। अगर अच्छा उसको करने वाला जो आप पोलिंग स्टेशन जो होगा वो भी वही होता है, कर इलेक्शन कराने वाली मशीनरी जो होती है, मैन पावर, वो भी वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लॉ इसको सिक्योर करेंगे पोलिंग स्टेशन को, वो वही सिक्योरिटी होगी। तो एक दफा हमने आपके लिए पोलिंग स्टेशन सिक्योर कर दिया, आप उसमें जाके एक मशीन बटन दबाने के बजाय आप तीनों पे बटन दबाइए, तो कन्वीनियंस तो इसमें बड़ी लॉजिकल है, बहुत आसान काम है। इलेक्शन कमीशन भी बड़ा खुश होगा कि एक बार इलेक्शन करा के 5 साल तक मौज करो, कुछ नहीं करना, छुट्टी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इसमें कोई मेजर से या मेजर प्लेयर नहीं है। वो अगर उस पर ये थोपा भी गया तो उसने वो कहेगा जहाँ मुझे मशीनें दे दो, उसके ऊपर वो कहेंगे कि ये 2 कंपनियां हैं, उनसे पूछा जाएगा कि जी आप ये BEL और ECIL के आप मशीनें बना सकते हो 2-3 महीने में 40 लाख, वो कहेंगे नहीं बना सकते। तो अनदर चीज ये शायद थोपी जा सकती है, वो कहेंगे जी कि सिर्फ इन 2 से ही क्यों बनवाते हो पिछले 50-40 साल से, क्यों ना 10 कंपनियों से बनवाओ, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर से भी बनवाओ। तो ये एक प्रॉब्लम, लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, इसमें तो जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपने जो हाइपोथेटिकल वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है, इस पर डिबेट शुरू हो गई है, कमेटी का गठन हो गया है। मुझे नहीं पता कि कमेटी कितना जस्टिस कर पाएगी इस आइडिया को लेकर, एक देश एक चुनाव को। लेकिन ये आइडिया अभी आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल स्टेज में नहीं है? आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसके सामने कोई नया मसला नहीं, बहुत पुराना हाईली डिबेटेड 4 कमेटी, और द बेस्ट इसमें जो है पार्लियामेंट्री कमेटी भी ठीक है, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे चलती है। लॉ कमीशन ने तो इसको लीगली एग्जामिन किया हुआ है, और उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन है, ये बड़ी क्लियर फाइंडिंग है कि साहब ये सब नहीं, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। 2018 में लॉ कमीशन ने कहा था, 2018 में लॉ कमीशन ने तो कहा था कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, संविधान के खिलाफ है। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, और वो इसी गवर्नमेंट का अपॉइंटेड लॉ कमीशन तो था। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या, तो इसलिए लेकिन ये समझना कि ये कमेटी, हो सकता है ये कमेटी ये इस इशू को हमेशा के लिए बरी कर दे कि साहब ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की कमेटी की रिपोर्ट को तो हाँ अंडर सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री का डिसमिस भी नहीं कर सकेगा। हाँ, नहीं तो आपको लगता है कि अभी तक जितने भी पैनल्स ने एक देश एक चुनाव के लिए काम किया है, उसमें जितने भी पैनल्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट पैनल क्या आपको ये नजर आ रहा है, जो फॉर्मर राष्ट्रपति के अध्यक्षता में गठन किया गया जिसका? नहीं, मुझे इसमें कि देखिए इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं उसमें तो
आधे के करीब इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, बाकी तो अपनी अपनी जगह सीनियर हैं, वो सब है, लेकिन इस सब्जेक्ट को समझने वाले और कानून को समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए तो दो नाम आपने लिए, सालवे साहब हैं, सुभाष कश्यप साहब हैं। तो सुभाष कश्यप साहब की तो उम्र भी अब इतनी ज्यादा है कि वो शायद पता नहीं अटेंड भी कर पाएंगे कि नहीं, खुदा उनको और उम्र दे। यानी कि मेरे हम अच्छे ये नहीं दोस्त एक्सपेक्ट कर सकते कि ये कमिटी कोई बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू कोई एक कंक्लूजन लेकर आएगा। क्या मैजिक वॉन्ड इसके पास क्या होगी, ये मुझे नहीं मालूम, बल्कि मैं भी बड़ा क्यूरियस हूँगा कि जरा देखें तो सही कि जिस चीज को हम लोग भी 10 साल से जो जूझ रहे हैं, 50 आर्टिकल और 200 टीवी इंटरव्यू तो मैं दे चुका हूँ, तो इसलिए मुझे भी क्यूरियोसिटी कि ये कौन सी अपने हैट में से कोई खरगोश निकाल के दिखाती है। हम्म। लेकिन सर एक सवाल और करूंगी, उसके बाद इस इंटरव्यू को वाइंड अप करती हूँ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी जी को भी पता है कि ये आइडिया इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक शगुफे की तरह इस आइडिया को छोड़ दिया है ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। आपको लगता है क्या ये हाँ ये रिफ्लेक्टिव एक? जी। नहीं, ये हाँ, ये चूंकि ये इसका जवाब पॉलिटिकल होगा, वो मैं नहीं देना चाहता, वो आप दीजिए। ओके ओके, ठीक है, यू डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, आई ऑनर दैट। लेकिन ये सवाल आपसे जरूर एक बार फिर से करूंगी, जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि ये आइडिया अभी फिलहाल जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एक बोगस आइडिया है जिसको कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, और ये एक शगुफे की तरह ही है फिलहाल, क्योंकि जब लॉजिस्टिकली, लीगली और टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है तो। ये अब मुझे नहीं मालूम ये क्यों किया गया है। लोग यही कह रहे हैं कि भाई कम से कम अब 2 दिन से सिर्फ इसी चीज पे डिबेट हो रही है, बाकी सारे टॉपिक से ये तो होता ही है कि कोई किसी कुछ टॉपिक से ध्यान हटाने के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर दो। जैसे कि वो है ना, एक छोटी लाइन को, एक लाइन को छोटा कैसे करो, उसके आगे बड़ी लाइन खींच दो तो ये अपने आप छोटी हो जाती है। तो एक ऐसा डिबेट शुरू हो गई, बाकी चीज की कोई बात ही नहीं करा। ये तो आए दिन होता रहता है। तो अगर ये कमिटी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तो भी ये कितनी लंबी एक एक्सरसाइज हो सकती है सर? ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि 2024 के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके बाद और फिर ईवीएम्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो 3 से 4 साल तो कहीं नहीं गए। तो कितनी, अगर मिनिमम भी अगर आप एक टाइम पीरियड देख रहे हैं तो क्या टाइम पीरियड देख रहे हैं इस कमिटी को रिपोर्ट देने में और इम्प्लीमेंट करने में? नहीं, मुझे ये बड़ा स्पेकुलेटिव से जवाब होगा, मुझे नहीं मालूम कि कितनी डेप्थ में वो जाएंगे, क्या सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने थिंकिंग करनी होगी, कोई ऐसे सॉल्यूशन लेके आएंगे जो आज तक टेबल पे नहीं आए थे, कोई नई थिंकिंग आएगी जो हमने कभी, इतने सारे जूरिस्ट ने, लॉ कमीशन ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, नीति आयोग ने, उनके ध्यान में नहीं आया, और ये लोग अनर्थ करके, अनकवर करके लाएंगे। ये चीज तो देखने की चीज है। मुझे नहीं समझ में आता कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन सर जब ऑपोजिशन राज्य जितने भी हैं, ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स हैं, और अगर वो इस चीज के लिए मना कर देंगे और उनका ये कहना है कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, नॉन इम्प्लीमेंटेबल है, और हर ऑपोजिशन लीडर इसका विरोध कर रहा है, तो फिर ऐसे में ये रिपोर्ट पास होगी कैसे, जब इसका रेटिफिकेशन आधी स्टेट असेंबलीज से होना है? इतनी सारी असेंबलीज अगर मना कर देंगी, आप जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं रहेंगी, तो भी क्या मोदी सरकार इसको स्टीम रोल कर सकती है, बुलडोज करके ला सकती है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन ये कमेटी निकाल के लाती है, ये आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो। जी, चलिए अब देखेंगे, लेकिन फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद क्या है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन सर एक चीज चलते चलते, अभी जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में, कई लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बिल को पास कराने की एक कवायद देश में हो जाए, क्या ये बात सही है? नहीं, ये तो जो 10 दिन में सेशन होने वाला है उसमें ये कमेटी अपनी फाइंडिंग लेके पहुंच जाए, उसके बेसिस पे कोई एक्ट पास हो जाए,
मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है उसके और एजेंडा हो उसमें। कई अदर इश्यूज हैं जो मेजर इश्यूज होने चाहिए उसमें। ये उसमें होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। बज़ाहिर असंभव है, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू बिल्कुल। जो साल में नहीं रिजॉल्व हुआ वो 10 दिन में हो जाएगा भाई। ये तो कोई जादू की छड़ी ही कर सकती है इसको। चलिए, थैंक यू सो मच. It was wonderful having you, sir, on the program, Mr. Qureshi. Thank you very much, sir. Thank you.